मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, कल एहसान इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग जिनसे हिसाब हमसे जो मांगते थे अब वो खुद हिसाब अपना दे रहे हैं कि पर्चियाँ दे, जो दवाएं उन्होंने फरोख्त की है वो एक कंपनी को दी है। उसके साथ दूसरा रिलेटेड सवाल है कि 2018 में अगर नून लीग की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करती उनकी होती तो यकीनी तौर पे वो इक़्तिदार में होते, और 2024 में अब इक़्तिदार में है, तो इस हवाले से उनको अब वो पर्चियाँ मांग रहे हैं। पहले पीटीआई पर्चियाँ मांगती थी, अब नून लीग वाले जो है वो रसीदे उनसे मांग रहे हैं, तो उस पर क्या करें? मैं आपका सवाल समझा नहीं हूँ, क्योंकि आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो मेरे इल्म में नहीं है कि एहसान इकबाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये बताया कि जो तोहफे थे जो बेचे उन्होंने पीटीआई के लोगों ने, उसका हिसाब हम मांग रहे हैं। पीटीआई पहले उनसे हिसाब मांग रही थी, और 2018 में जब उनसे हिसाब मांग रहा था, अब 2024 में वो हिसाब मांग रहे हैं, तो क्या करें? देखिए भाईजान, मैं कोई बयानबाजियों का जिम्मेदार नहीं हूँ कि किसी ने क्या बयान दे दिया, किसी ने क्या बयान दे दिया। मेरे सामने कोई ऐसी ठोस सियासी बात करो कि जिस पर मैं कोई तबसरा भी कर सकूं कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं। अब किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया, तो किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया, ये तो कोई सवाल नहीं है। ये फरमाइए कि क्या आप देख रहे हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुद्दत पूरी करना या न करना ये अलग बात है, उसका जायज़ होना नाजायज़ होना अलग बात है। मुद्दतें तो माशाल्लाह भी पूरी कर लेती हैं, बल्कि 5 से 10 साल कर लेती हैं, 11 साल कर लेती हैं। बात बुनियादी ये है कि क्या उसने इलेक्शन सही किए हैं, क्या आवाम का सही मैंडेट उनके पास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 2 वाक़यात बलूचिस्तान में ताज़ा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारा एक हल्का है वहाँ सूबाई पीपी 45 नहीं वो और है, पीपी 7 की बात कर रहा हूँ। उसमें इलेक्शन ये नादरा ने वो हल्का खोला है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ 2% वोट वेरीफाई किया है, 98% का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से आया है। ये नादरा की जो वोट खोले हैं और उन्होंने जो वेरिफिकेशन की है, उस पर उनका तबसरा यह है कि 2% हमें सही मिले हैं, बाकी नहीं मिलते। इसी तरीके से ये जो अभी हल्का 45 का 15 पोलिंग स्टेशनों का इलेक्शन हुआ है, जीतने वाला जो है, जिसको जितवाया गया है, एक पोलिंग स्टेशन पर भी नहीं जीता, एक पोलिंग स्टेशन पर भी नहीं जीता है वो। फार्म 45 में कहीं 0, कहीं 0, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 20, 25, इस तरह ये उसका वोट है। अब आप मुझे बताएं कि इस इलेक्शन पर कैसे एतमाद हो कि अभी तक उनका वो तीरा नहीं तब्दील हो रहा है। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मैंने फैसले करने हैं, मैंने नताज मुरतब करने हैं। कोई अवाम की क्या हैसियत है कि वो कहते हैं कि मैंने उसको वोट दिया, मैंने उसको वोट दिया जी। तो इसका माना यह है कि वो जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क की जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो फिर लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, लोग उन पर तनकीद नहीं करेंगे। वो तनकीद पे नाराज होते हैं और हरकतें ये करते हैं कि इक़्तिदार हमारे पास होगा, गिरफ्त हमारी मजबूत होगी। इनका कोई नजरिया नहीं है, इनका नजरिया सिर्फ अथॉरिटी है कि गिरफ्त हमारी रहे, वो जायज हो नाजायज हो कोई परवाह उनको नहीं है। तो इस पर हमारा एतराज है और रहेगा, और हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। 2018 में भी कायम थे, 2024 में भी कायम हैं, और इनके साथ ऐसे नाजायज अतवार पे हम कोई न मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, न कोई मुफाहमत करने को तैयार हैं। कहा यह जा रहा है कि मार्च अप्रैल में बड़ी वफाकी सतह पर तब्दीली मुतवक्का है, और मुसलसल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आपके घर चक्कर लगा रहे हैं, आपसे मुलाकातें कर रहे हैं। क्या सीन है कि मुस्तकबिल में JUI को हुकूमत में शामिल करने के लिए मोहसिन नकवी आपके पास आ रहा है, या ज़ाती तौर पर ऐसे मुलाकात के लिए आता है? ज़ाती तौर पर आ जाता है, कोई सियासी गुफ्तगू का न उसको मैंडेट है, न हम ऐसी हर मजलिस में सियासी बात कर सकते हैं। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है
कि जो कंप्रोमाइज करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। ये कोई जायज़ पोस्ट नहीं है, गिरफ्त उनकी है, मोतबरी हमारे हवाले कर देते हैं कि आप भी तरह पार्लियामेंट में बैठे रहें ताकि आप कौम में मोतबर नजर आए। तो इसमें तब्दीली की कोई अहमियत नहीं है हमारे नजर में। मौलाना साहब ये बता दीजिएगा कि आपकी पार्टी जो है वो सरापा एहतजाज है, जो किरार निकल रहे छह किरार पहले से में पानी का बड़ा बहरान है कि पानी है नहीं, काश्तकार परेशान है। पहले आपकी पार्टी भी उस पर एहतजाज कर रही है, बिलावल शादी कर रहे हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी काला डैम की तरह जो है वो नागुज़ीर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर उसके बावजूद भी 6 किनारों पे काम होता है तो आपकी पार्टी का अगला लाएमत क्या होगा? मैं तो सोचता हूं कि ये कौमी इत्तिफाक राय के साथ सारे मामलात होने चाहिए। एक तरफा होगा तो सूबों के दरमियान अगर बदएतमादी का सबब बनता है तो वो मुल्क के लिए मुफीद नहीं होगा। बहुत सारे मदारिस जामिया मिल्लिया है, उनकी एक अलग लाइन है, इस तरीके से मदारिस की अलग लाइन है। आप इस पे वाज़ेह करें, वजाहत करें कि क्या रजिस्ट्रेशन के मामला जो है हुकूमत के साथ नहज पर है? देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट की सतह पर है तो कानून साजी हो चुकी है। सोसाइटीज एक्ट के तहत एक्ट पास हो चुका है, उसका गजट हो चुका है और उसमें एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से जो दूसरे बोर्ड नए कायम किए गए थे उनको भी कुछ रिलीफ दी गई है। हमें उस रिलीफ पर भी एतराज़ नहीं है। वहाँ भी बच्चे ही पढ़ते हैं, वहाँ भी यही उलूम पढ़ाए जाते हैं, हरचंद कि वो बोर्ड जायज़ नहीं है और वो किसी एक्ट के तहत नहीं आ रहे थे। लेकिन बहरहाल सरकार ने भी तो कुछ मदरसों को अपने कंट्रोल में या मदारस को कंट्रोल करने के लिए कोई लाइन तो बनानी पड़ेगी, तो वो उसको एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ज़मीन पर उसकी कोई हकीकत नहीं है। 18,000 इतनी बड़ी तादाद है, जिस तरह मैं ये कह दूं कि इस कमरे में 18,000 लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह की गुफ्तगू है। तो ये चीज़ें जो है डमी किस्म की लिस्टें बना के, डमी किस्म के रजिस्ट्रेशन करके फिर कहना कि ये बोर्ड है और उसका जो डायरेक्टर जनरल है मेरे ख्याल में वो भी एक फौजी है जिनको उनकी बेहतरीन खिदमात की बुनियाद पर कुछ मेरे ख्याल में उसको तरक्की भी दे दी गई है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे यहाँ अब मसला बुनियादी ये नहीं है, मरकज़ में मामला हल हो गया है। अब बात है सूबों में कानून साजी की। तो सूबों की कानून साजी में क्यों ताख़ीर की जा रही है? सूबाई हुकूमतें फौरी तौर पर उस बिल को मिन-नुआन अपने सूबों से, सूबाई असम्बलियों से पास कराएं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि वफाक में एक कानून बन जाने के बाद जिसका इतलाक पूरे मुल्क पर होगा, वो जाहिर है कि सूबों को उस पर कानून साजी की जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी पड़ती है। तो इसमें मजीद किसी लैतुल-आल का मुजाहरा नहीं होना चाहिए और हम तनाज़ात से निकलना चाहते हैं। आखिर एस्टेब्लिशमेंट हो या हुक्मरान हो, उनको क्या शौक पड़ा है कि वो एक मजहबी तबके को हर कीमत पर अपने मुकाबले में खड़ा देखना चाहते हैं? क्यों उनसे पंगा हर वक्त लेना चाहते हैं? क्यों उनसे तसादुम का रास्ता लेना चाहते हैं? ये मुआशरे के लोग हैं और दीनी मदरसा मुल्क के अंदर रचा बसा हुआ एक ऐसा इदारा है कि जिसके साथ चलने के बगैर कोई रास्ता नहीं है। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते और न करेंगे। तो जिस तरह दूसरे इदारे चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, इसी सोसाइटी एक्ट के तहत सारे चल रहे हैं, मदारस को भी चलने दिया जाए और सूबों से इसकी कानून साजी मुकम्मल हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बात तो कर दी है, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने हालिया एक इंटरव्यू में ये बात का जिक्र किया है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से मौलाना साहब के हाथ अब तक कुछ नहीं आया और तमाम के मामला जो है वो कहीं और है। तो वाकई इसमें हकीकत है? खालिद मकबूल साहब मेरे बहुत अच्छे प्यारे साथी हैं, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन हज़रत उसने भी मेरे पास मेरे घर आकर इस एक्ट को समझने की कोशिश की है। तो वो वज़ीर तालीम ज़रूर है, लेकिन मेरे घर में वो ज़ेर तालीम है।
بہت شکریہ جی، تھینک یو جی، تھینک یو جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو جی، بہت شکریہ، تھینک یو جی، تھینک یو جی، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے لسٹ دینے کو کہا گیا تھا مطالبات کی، کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پہ رکے گا؟ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا کہیں گے سر؟ پی ٹی آئی نے اس حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، مجھے اس کا علم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، میری معلومات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، کل احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ جن سے حساب ہم سے جو مانگتے تھے اب وہ خود حساب اپنا دے رہے کہ پرچیاں دیں، جو طوائف انہوں نے فروخت کی ہے وہ ایک کمپنی کو دی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا ریلیٹڈ سوال ہے کہ 2018 میں اگر نون لیگ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرتی ان کی ہوتی تو یقینی طور پہ وہ اقتدار میں ہوتے، اور 2024 میں اب اقتدار میں ہے، تو اس حوالے سے ان کو اب وہ پرچیاں مانگ رہے ہیں، پہلے پی ٹی آئی پرچیاں مانگتی تھی، اب نون لیگ والے جو ہے وہ رسیدیں ان سے مانگ رہے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں؟ میں آپ کو سوال سمجھا نہیں ہوں، کیونکہ آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو میرے علم میں نہیں ہے کہ احسن اقبال نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اس میں یہ بتایا کہ جو تحفے تھے جو بیچے انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اس کا حساب ہم مانگ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی پہلے ان سے حساب مانگ رہی تھی، اور 2018 میں جب ان سے حساب مانگا جا رہا تھا، اب 2024 میں وہ حساب مانگ رہے ہیں، کیا ہے؟ دیکھیے بھائی جان، میں کوئی بیان بازیوں کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ کسی نے کیا بیان دے دیا، کسی نے کیا بیان دے دیا۔ میرے سامنے کوئی ایسی ٹھوس سیاسی بات کرو کہ جس پر میں کوئی تبصرہ بھی کر سکوں کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں۔ اب کسی نے کہہ دیا تو کسی نے کہہ دیا تو کسی نے کہہ دیا تو کسی نے کہہ دیا، یہ تو کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ فرمائیے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی یا نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، مدت پوری کرنا یا نہ کرنا یہ الگ بات ہے، اس کا جائز ہونا ناجائز ہونا الگ بات ہے۔ مدتیں تو ماشاء اللہ بھی پوری کر لیتی ہیں، بلکہ 5 سے 10 سال کر لیتی ہیں، 11 سال کر لیتی ہیں۔ بات بنیادی یہ ہے کہ کیا اس نے الیکشن صحیح کیے ہیں، کیا عوام کا صحیح مینڈیٹ ان کے پاس ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی 2 واقعات بلوچستان میں تازہ ہوئے۔ سپریم کورٹ نے یہ ہمارا ایک حلقہ ہے وہاں صوبائی پی پی 45 نہیں وہ اور ہے، پی پی 7 کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں الیکشن یہ نادرا نے وہ حلقہ کھولا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صرف 2% ووٹ ویریفائی کیا ہے، 98% کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہاں سے آیا ہے۔ یہ نادرا کی جو ووٹ کھولے ہیں اور انہوں نے جو ویریفیکیشن کی ہے، اس پر ان کا تبصرہ یہ ہے کہ 2% ہمیں صحیح ملے ہیں، باقی نہیں ملتے۔ اسی طریقے سے یہ جو ابھی حلقہ 45 کا 15 پولنگ اسٹیشنوں کا الیکشن ہوا ہے، جیتنے والا جو ہے، جس کو جتوایا گیا ہے، ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی نہیں جیتا، ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی نہیں جیتا ہے وہ۔ فارم 45 میں کہیں 0 کہیں 0 کہیں 1 کہیں 2 کہیں 2 کہیں 5 کہیں 10 کہیں 20 25 اس طرح یہ اس کا ووٹ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس الیکشن پر کیسے اعتماد ہو کہ ابھی تک ان کا وتیرہ نہیں تبدیل ہو رہا ہے۔ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ میں نے فیصلے کرنے ہیں، میں نے نتائج مرتب کرنے ہیں۔ کوئی عوام کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ووٹ دیا، میں نے اس کو ووٹ دیا جی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ملک میں جمہوریت اور آئین کا مذاق اڑائے تو پھر لوگ ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، لوگ ان پر تنقید نہیں کریں گے۔ وہ تنقید پہ ناراض ہوتے ہیں اور حرکتیں یہ کرتے ہیں کہ اقتدار ہمارے پاس ہوگا، گرفت ہماری مضبوط ہوگی۔ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا نظریہ صرف اتھارٹی ہے کہ گرفت ہماری رہے، وہ جائز ہو ناجائز ہو کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے۔ تو اس پر ہمارا اعتراض ہے اور رہے گا، اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، 2018 میں بھی قائم تھے، 2024 میں بھی قائم ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے ناجائز اطوار پہ ہم کوئی نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، نہ کوئی مفاہمہ کرنے کو تیار ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مارچ اپریل میں بڑی وفاقی سطح پر تبدیلی متوقع ہے، اور مسلسل وزیر داخلہ محسن نقوی آپ کے
घर चक्कर लगा रहे हैं, आपसे मुलाकातें कराए। क्या सीन है कि मुस्तकबिल में JUI को हुकूमत में शामिल करने के लिए मोहसिन नकवी आपके पास आ रहा है या ज़ाती तौर पर ऐसे मुलाकात के लिए आता है? ज़ाती तौर पर आ जाता है, कोई सियासी गुफ्तगू का न उसको मैंडेट है, न हम ऐसी हर मजलिस में सियासी बात कर सकते हैं। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। ये कोई जायज़ पोस्ट नहीं है, गिरफ्त उनकी है, मोतबरी हमारे हवाले कर देते हैं कि आप भी तरह पार्लियामेंट में बैठे रहें ताकि आप कौम में मोतबर नजर आएँ। तो इसमें तब्दीली की कोई अहमियत नहीं है हमारे नजर में। मौलाना साहब ये बता दीजिएगा कि आपकी पार्टी जो है वो सरापा एहतजाज है, जो किरार निकल रहे 6 किरार पहले से में पानी का बड़ा बहरान है कि पानी है नहीं, काश्तकार परेशान है। पहले आपकी पार्टी भी उस पर एहतजाज कर रही है, बिलावल शादी कर रहे हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी काला डेम की तरह जो है वो नागुज़ीर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर उसके बावजूद भी 6 किनारों पर काम होता है तो आपकी पार्टी का अगला लाएमत क्या होगा? मैं तो सोचता हूँ कि ये कौमी इत्तिफाक राय के साथ सारे मामलात होने चाहिए। एक तरफा तौर होगा तो सूबों के दरमियान अगर बदएतमादी का सबब बनता है तो वो मुल्क के लिए मुफीद नहीं होता। बहुत सारे मदारिस में जैसे जामिया मिल्लिया है, उनकी एक अलग लाइन है, इस तरीके से मदारिस हैं की अलग लाइन है। आप इस पर वाज़ेह करें, वजाहत करें कि क्या रजिस्ट्रेशन के मामला जो है हुकूमत के साथ देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट की सतह पर है तो कानून साजी हो चुकी है। सोसाइटीज एक्ट के तहत एक्ट पास हो चुका है, उसका गजट हो चुका है और उसमें एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से जो दूसरे बोर्ड नए कायम किए गए थे उनको भी कुछ रिलीफ दी गई है। हमें उस रिलीफ पर भी एतराज़ नहीं है। वहाँ भी बच्चे ही पढ़ते हैं, वहाँ भी यही उलूम पढ़ाए जाते हैं, हर चंद कि वो बोर्ड जायज़ नहीं है और वो किसी एक्ट के तहत नहीं आ रहे थे। लेकिन बहरहाल सरकार ने भी तो कुछ मदरसों को अपने कंट्रोल में या मदारस को कंट्रोल करने के लिए कोई लाइन तो बनानी पड़ेगी, तो वो उसको एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ज़मीन पर उसकी कोई हकीकत नहीं है। 18,000 इतनी बड़ी तादाद है, जिस तरह मैं ये कह दूं कि इस कमरे में 18,000 लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह की गुफ्तगू है। तो ये चीज़ें जो है डमी किस्म की लिस्टें बना के, डमी किस्म के रजिस्ट्रेशन करके फिर कहना कि ये बोर्ड है और उसका जो डायरेक्टर जनरल है मेरे ख्याल में वो भी एक फौजी है जिनको उनकी बेहतरीन खिदमात की बुनियाद पर कुछ मेरे ख्याल में उसको तरक्की भी दे दी गई है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे यहाँ अब मसला बुनियादी ये नहीं है, मरकज़ में मामला हल हो गया है। अब बात है सूबों में कानून साजी की। तो सूबों की कानून साजी में क्यों ताख़ीर की जा रही है? सूबाई हुकूमतें फौरी तौर पर उस बिल को मिन-नुआन अपने सूबों से, सूबाई असम्बलियों से पास कराएं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि वफाक में एक कानून बन जाने के बाद जिसका इतलाक पूरे मुल्क पर होगा, वो जाहिर है कि सूबों को उस पर कानून साजी की जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी पड़ती है। तो इसमें मज़ीद किसी लैतुल-आल का मुजाहरा नहीं होना चाहिए और हम तनाज़ात से निकलना चाहते हैं। आखिर एस्टेब्लिशमेंट हो या हुक्मरान हो, उनको क्या शौक पड़ा है कि वो एक मजहबी तबके को हर कीमत पर अपने मुकाबले में खड़ा देखना चाहते हैं? क्यों उनसे पंगा हर वक्त लेना चाहते हैं? क्यों